नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए चित्र में XT YT वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो XT और YT, XT ये है, YT ये है, दो स्पर्श रेखाएं हैं। XTY बराबर 80 डिग्री के हैं, ये 80 डिग्री दिया हुआ है, 80 डिग्री, और XOZ ये 140 डिग्री दिया हुआ है, और ZXY इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को पहले जो है हम लोग बना लें बड़ा करके। XYZ T और O, XYZ T ये कटिंग पॉइंट है और O ये पॉइंट है। इसको इसके साथ ज्वाइन कर दें, इसको इसके साथ ज्वाइन कर दें, O पॉइंट है। अब इसमें ये एंगल 80 डिग्री दे रहा है, ये 80 डिग्री है, और निकालना जो आपको है ये 80 डिग्री है, ये 140 दे रहा है, और निकालना आपको ZXY ये एंगल निकालना है। ये 140 दिया हुआ है, 140, और ZXY ये एंगल आपको निकालना है। अगर हम इसको भी ज्वाइन कर दें तो देखिए जो निकालना है आपको ये एंगल, इस एंगल को अगर हम थीटा मान लें तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 थीटा, क्योंकि YZ जीवा से केंद्र पर डाला गया कोण और परिधि पर डाला गया कोण। तो एक तो ये है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये एंगल आप निकाल सकते हैं। ये एंगल कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री है, केंद्र से जब बनाएंगे तो ये स्पर्श रेखा है, XT और YT ये स्पर्श रेखाएं हैं। इसको जब ज्वाइन करेंगे तो ये भी 90 है, तो ये 90 है, ये 90 है, ये 80 है, ये निकालना है। कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा डायरेक्ट अगर आप निकालना चाहें तो इस एंगल को XOY, इसको अगर हम अल्फा मान लें तो अल्फा प्लस 90 प्लस 80 प्लस 90 किसमें, OXTY चतुर्भुज में। तो अल्फा प्लस 90 प्लस 80 प्लस 90 बराबर 360 के चतुर्भुज में, ये जो चतुर्भुज है इसके सारे कोणों का योग जो है आपके। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये 260 हुआ, 360 माइनस 260 100 डिग्री हो जाएगा, तो ये 100 डिग्री है। 100 ये है, 140 ये है, 2 थीटा, इन तीनों को मिला दें तो ये एंगल आ जाएगा थीटा। तीनों का योग कितना होगा, 360 डिग्री। अल्फा की वैल्यू निकल ही चुकी है, तो अल्फा मानने की जरूरत ही नहीं है, ये सब डायरेक्ट करिए। इसको यही चीज हम समझा रहे हैं, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। इसको जो है ये सब हटाइए, डायरेक्ट करिए। डायरेक्ट कैसे करेंगे, इस चतुर्भुज में अगर आप देखें 90 ये 180 हो गया, बाकी बचा 180 में 80 अगर ये हो गया तो बाकी कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। इसको भी थीटा डायरेक्ट आप ओरली निकाल सकते हैं। कैसे, 100 140 कितना हुआ, 240 ये दोनों मिलकर के हो गया, जबकि टोटल एंगल 360 होता है। तो 360 में 240 निकाल देंगे, 120 बचेगा, तो 120 डिग्री 2 थीटा की वैल्यू आ गई। तो 2 थीटा बराबर 120 के, तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 60 डिग्री की हो जाएगा।
तो इसको भी जैसे आप कर रहे हैं कि 2 थीटा, अब इसको पूरा लिखें प्लस 100 प्लस 140 बराबर 360 ये, तो इसलिए 2 थीटा बराबर हो जाएगा 360 माइनस 240 120 हो जाएगा, तो थीटा बराबर 60 डिग्री की हो जाएगा। इसी काम को हम ये कह रहे हैं कि इसको भी करने की जरूरत नहीं है, सब हटाइए, इसको भी सब ओरली करिए। तो जैसे ओरली कैसे करें, इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया आपने, ये 90 डिग्री हो गया क्योंकि OX XT पर 90 डिग्री होगा क्योंकि स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है, तो OY YT पे 90 डिग्री होगा, तो 90 ये हुआ, 90 ये हुआ, 80 अगर ये है तो ये ऑटोमेटिकली 100 हो जाएगा, 100 ये है, 140 ये है, तो 240 निकल गया तो 120 हो गया, 120 अगर हो गया तो आधा हो जाएगा 60। ऐसे ओरली निकाल लें, क्योंकि ज्योमेट्री में सारी चीज डायग्राम पर ही होती है, डायग्राम से ही आप डायरेक्ट निकालते हैं। अगर आप ये सोचें कि यही क्वेश्चंस जो हैं आपके एक तरह से बार बार लिख करके करें तो ये सब लिखने में टाइम मत गवाइए, ये तो हम इसलिए कर रहे हैं कि आपके समझ में आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं, लेकिन कोशिश ये करिए कि डायरेक्ट आपके क्वेश्चन हो जाए। तो बहुत सिंपल है, देखिए 140 ये आया, 100 ये आया, 240 हुआ, 360 में 240 निकालिए, 120 बचा, तो ये एंगल 120 अगर है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये सब थीटा वीटा मानने की भी जरूरत नहीं, तो सीधे सीधे यहाँ पे केंद्र पर कोण 120 डिग्री बन रहा है, तो परिधि पर कोण कितना बनेगा, इसी YZ जीवा से केंद्र पर बना कोण और परिधि बना कोण, तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो इसलिए आंसर जो इसका होगा क्या होगा, 60 डिग्री हो जाएगा, तो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त की जीवाएं MN और RS वृत्त के बाहर P बिंदु पर मिलती हैं। PN बराबर 6 सेंटीमीटर, MN बराबर 4, SR बराबर 7 के है, PR का मान आपको निकालना है। अभी हम लोग ने एक थ्योरम देखा था, उसी थ्योरम पर बेस्ड ये क्वेश्चन बना हुआ है और उसी को आपको देखना है। तो PN ये 6 है, यहां से P से N तक की डिस्टेंस, फिर MN N से M तक की डिस्टेंस जो है ये 4 है, फिर SR ये लेंथ जो है वो आपके 7 सेंटीमीटर है, और आपको ये P से R तक की ये वैल्यू आपको निकालनी है, यहां से यहां तक की लेंथ। थ्योरम हमने अभी क्या पढ़ा था, थ्योरम ये पढ़ा था कि बाह्य बिंदु से अगर हम P है, MN SR, ये M पॉइंट है, ये N पॉइंट है, ये S है, ये R है, जो वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है आपके 6, 4, 7, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है। इसको अगर हम x सेंटीमीटर मान लें, यही आपको निकालना है PR की लेंथ। तो थ्योरम क्या है, थ्योरम जो है PN इंटू PM बराबर PR इंटू PS थ्योरम है। तो PN इंटू PM बराबर PR इंटू PS। ये दो जीवाएं अगर किसी बाह्य बिंदु को कट करती हैं, अभी हम लोग ने थ्योरम इससे पहले डिस्कस किया था, वही है। PN is 6, PM is 6 plus 4, PR is x और PS is x plus 7। अब ये हो गया 10 इंटू 6 दैट इज 60 बराबर x इंटू एक्स प्लस 7। ये है। अब देखिए, इसको अगर आप ओपन करेंगे द्विघात समीकरण बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत आसान तरीका कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके, फिर करते हैं। अलजेब्रा में भी बहुत आएगा इस तरह के क्वेश्चन का सोल्यूशन, तो हम लोग हमेशा शॉर्ट मेथड ही करेंगे, हम लोग बार बार जो है इसको इलैबोरेट नहीं करेंगे। ऐसे अगर करेंगे तो द्विघात समीकरण बनेगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स 7x,
फिर -60 को उधर ले जाएंगे, -60 बराबर 0। अब फैक्टर ढूंढेंगे 60 का फैक्टर ढूंढे तो ये हो जाएगा 12 5 हो जाएगा, 12 गुणे 5 60 हो जाएगा, 12 माइनस 5 7 हो जाएगा, तो 12 5 हो जाएगा। तो अब इसको एक्सपेंड करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0 के। फिर इसके बाद x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 12 माइनस 5 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 12 बराबर 0 के। तो ये हो गया x प्लस 12 बाहर निकाल लीजिए और x माइनस 5 बराबर 0 के। तो x प्लस 12 बराबर 0 के रखेंगे, x बराबर माइनस 12 के आ जाएगा, x माइनस 5 बराबर 0 के रखेंगे तो x बराबर 5 के आ जाएगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू 5 है। ये करना है, जबकि ये सब कभी नहीं करना है आपको। द्विघात समीकरण कभी मत सॉल्व करिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अवॉइड करिए। इस तरह की चीजें कैसे होती हैं, अब देखिए आसानी से कैसे निकलेगा। x और x प्लस 7 में कितने का डिफरेंस है, अंतर कितने का है, ये x है और x में कितना जोड़ा है 7, तो दोनों में 7 का डिफरेंस है, 7 अंकों का अंतर है। अब 60 को ऐसा दो पार्ट में तोड़िए जिसके बीच में 7 का अंतर आए, तो 1 गुणे 60 भी लिख सकते हैं इसे, 2 गुणे 30 भी लिख सकते हैं, 3 गुणे 20 भी रख सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 4 से 15 बार भी हो सकता है, ये 5 से 12 टाइम्स भी हो सकता है, फिर 6 से 10 टाइम्स भी हो सकता है। तो 60 को ऐसे लिखा जा सकता है इतनी तरीके से। अब देखिए 1 60, 2 30, 3 20, 4 15, 5 12, 6 10 में किसके बीच में 7 का अंतर आ रहा है, 5 12 में 7 का अंतर आ रहा है। इसके बाद 60 को कैसे लिखेंगे 5 12, इसकी जगह क्या लिखेंगे 5 12 लिख दीजिए 60 की जगह। तो देखिए 5 इंटू 12 बराबर x इंटू एक्स प्लस 7 के। देख रहे हैं कितना आसान हो गया। अब बड़ी वाली वैल्यू को चाहे बड़ी वाली वैल्यू से कंपेयर कर दीजिए, ये इसके बराबर कर दीजिए, या छोटी वाली वैल्यू को छोटी वाली वैल्यू के बराबर कर दीजिए। तो x की वैल्यू दोनों ही कंडीशन में 5 ही आएगी, तो इसलिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग करते हैं, ये द्विघात समीकरण मत सॉल्व करिए। तो इसलिए कभी भी इस तरह की चीजें आ जाएं तो अभी अलजेब्रा में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आपको हम शॉर्ट तरीके बताएंगे कि कैसे फटाफट निकलता है ये। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन फौरन इसको जो है आपने ब्रेक कर लिया, ब्रेक करके देख लिया कि कौन सी दो वैल्यूज, क्योंकि ये सब लिखना नहीं है, ये सब दिमाग से कैलकुलेट करना है। 1 गुणे 60 60 होता है, 7 अंतर नहीं आ रहा है। 2 गुणे 30 60 होता है, वो भी नहीं आ रहा है। 3 गुणे 10 3 गुणे 20 वो भी अंतर 7 नहीं आ रहा है। 4 गुणे 15 वो भी नहीं आ रहा है। 5 गुणे 12 आ गया। इस तरह से आपको कैलकुलेशन, तो ये क्या है, ये माइंड कैलकुलेशन है, लिख के पेन से नहीं किया जाता। मैथमेटिक्स में जितनी चीजें आप माइंड से फास्ट करने लगे उतना कॉन्फिडेंस आपको आएगा, उतना तेज आप होंगे। स्पीड बनने का मतलब क्या है, स्पीड ऐसे ही बनती है जब आप ओरल मेथड से आप सॉल्यूशन करने लगते हो, तो अपने आप देख करके बता देंगे कि हाँ x की वैल्यू क्या है। तो x की वैल्यू यहाँ 5 रखा, 5 प्लस 7 12 हो गया, तो 5 इंटू 12 60 के बराबर हो गया, सीधे सीधे आ गया। तो इसलिए x का मान क्या है 5 है। या ये सब नहीं करना चाहते, दिमाग नहीं लगाना चाहते, x की वैल्यू आपको निकालना है, ये आपका जो है ये बन गया है समीकरण 60 बराबर x इंटू एक्स प्लस 7। चले आइए यहाँ 60 बराबर x इंटू एक्स प्लस 7, ये समीकरण बन गया है। एक एक करके वैल्यू रख दीजिए, देखिए कौन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हमने 5 रखा, 5 इंटू 5 प्लस 7 12, 5 गुणे 12 60 हो रहा है, इसका मतलब ए वाला ऑप्शन हो गया। 7 रखा, 7 से नहीं आ रहा है 60, 15 रखा, 15 से नहीं आ रहा है, 10 रखा, 10 से नहीं आ रहा है, तो एक वैल्यू रखने से अब क्या आ जाएगा। तो चाहे तो आप इसको ब्रेक कर लीजिए जैसे हमने आपको बताया, या डायरेक्ट ऑप्शन रख दीजिए, ऑप्शन रख के देख लीजिए, जो सेटिस्फाई कर रहा है वही आपका आंसर होगा। तो इससे क्या होगा, इससे आप ये सब करने में बच जाएंगे। सॉल्यूशन मैथमेटिक्स में इस तरह नहीं करते कि हाँ सब चीज सॉल्व करे पड़े हुए हैं, जब तक लास्ट तक आंसर ना आ जाए। दिमाग से आंसर ज्यादा निकालिए, तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PQRS is a cyclic quadrilateral which is inside the circle whose center is O. The value of RPS is RPS. अब
अब O केंद्र है, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि O इसके कटिंग पॉइंट है, O कहीं पर भी हो सकता है। PQRS, PQRS। अब देखिए, इसको इससे ज्वाइन कर दिया गया है, इसको इससे ज्वाइन कर दिया गया है। O केंद्र है, लेकिन कहां है ये नहीं पता, क्योंकि ये नहीं कहा गया है कि इसके कटिंग पॉइंट पर O है। जब तक कहेगा नहीं तब तक नहीं मानेंगे। ये 50 दिया, ये 30 दिया, ये 40 दिया। ये 50 डिग्री दिया है, ये 30 डिग्री दिया है, और ये 40 डिग्री दिया है। ये वैल्यू 50, 30, 40। अब देखिए, आपको निकालना क्या है, आरपीएस। आरपीएस ये एंगल निकालना है, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, आरपीएस, ये वाला एंगल आपको निकालना है। तो इस एंगल की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो देखिए कैसे निकलेगा। बहुत आसान है। देखिए, आपने पढ़ा था कि किसी एक जीवा से परिधि पर चाहे जितने कोण बना लीजिए, इन सब का एंगल हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। एक ही जीवा से परिधि पर बनाए गए कोणों का मान जो है वो हमेशा समान रहता है। इसी कॉन्सेप्ट को आप यहाँ लगा सकते हैं। अगर आप ध्यान दें तो पहले जो आपको निकालना है वो देख लें। ये एंगल निकालना है आपको, ये पीछे एक्सटेंड करेंगे किस जीवा से आ रहा है, ये निकालना है। इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, देखिए किस जीवा से, एसआर से आ रहा है। एसआर जीवा से ये कोण आ रहा है, एसआर से और कोई कोण आ रहा है, एसआर से ये भी कोण आ रहा है, ये भी कोण है। तो इसको पीछे करेंगे तो एसआर से बना ये भी कोण है, एसआर से बना ये भी कोण है। और यही कॉन्सेप्ट है कि एक जीवा से परिधि पर चाहे जितने कोण डालिए जो है सब बराबर होंगे। तो इसलिए एसआर जीवा से ये भी कोण बना, ये भी कोण बना, दोनों बराबर हैं। कोई कैलकुलेशन नहीं करना था, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए इतनी चीजें दी हैं कि वो सेंटर है 50, ये 40 है, इसका कोई काम ही नहीं है। 30 के बराबर है, ये 30 डिग्री हो गया, ये याद सर हो जाएगा आपका। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होंगे बस सिंपल कॉन्सेप्ट पर होते हैं। ढेर सारे ऑप्शन आपको दे दिए, देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन, कोई कैलकुलेशन नहीं, तो सीधे जो है आपके डायरेक्ट देख करके ही आंसर आप लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन देखने में जो है आपके एक तरह से बड़ा लग रहा है, सारी चीजें हैं एक्सप्लेन की जा रही है, 50, 40 अननेसेसरी दिया है, कोई मतलब ही नहीं है उसका। इस कोण को इस कोण के बराबर होना है, क्यों, क्योंकि दोनों कहां से आ रहा है, एसआर जीवा से, और आरपीएस का मान ही निकालना था आपको। ये भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो सिर्फ आपको समझना है कि हाँ कैसे आप इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ये अगर आप समझ में आने लगा आपको तो आपके लिए बहुत आसानी से जो है चीजें क्लियर आउट होती जाएंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19th है, x/3 y/4 और z/5 ये दिया हुआ है, और वैल्यू ऑफ z का मान आपको निकालना है। इसको डायग्राम बड़ा करके बना लें। ए बी सी डी पी क्यू, ए बी सी डी पी क्यू ये दिया हुआ है। दूसरी चीज ये दिया है x/3 y/4 z/5 है, और z का मान आपको निकालना है।
ये z दिया है, ये y दिया है, ये x डिग्री दिया है। ये y दिया है, ये z दिया है, ये x दिया हुआ है, ये x है तो ये भी x है। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो वैल्यू है ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो इसलिए x x के बराबर हो जाएगा। तो x x के बराबर है और जो रिलेशन दिया है x y z का वो दिया है x/3 y/4 z/5। x/3 y/4 और z/5। किसी भी एक ट्रायंगल में कोई भी वैल्यू आप ले लें जिसमें कि कंप्लीट तीनों चीजें आपको पता है। तीनों चीजें अगर पता है तो फिर आसानी से आप इसको निकाल पाएंगे कि हाँ इसका वैल्यू कितनी होगी या क्या इसका मान होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये वैल्यू है, इस वैल्यू को अगर हम निकालें तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगी। तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस जेड के बराबर होगी। और यहां पे अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी इन दोनों कोणों के योग के बराबर हो जाएगी, जो कि x प्लस वाई हो जाएगी। ठीक है, ये बाह्य कोण है सामने वाले दो कोणों के योग के बराबर, ये बाह्य कोण है ये भी सामने वाले दो कोणों के योगों के बराबर। अब देखिए जो वैल्यू निकालना है वो आपकी निकालना है z की वैल्यू निकालना है। इसका मतलब x y जहां जहां आए उसकी जगह z रखते जाएं, तो z हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब a b c d चतुर्भुज में b और d का योग कितना है, 180 डिग्री के बराबर है। तो एंगल b प्लस एंगल d बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो ये हो गया x प्लस वाई, ये हो गया x प्लस जेड बराबर 180 के। या आप ये कह सकते हैं कि 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 के। अब आपको यहां पर देखना है, क्योंकि z की वैल्यू निकालना है, y की वैल्यू z के पदों में और x की वैल्यू z के पदों में रख दें। तो इन दोनों को अगर हम देखें तो y बराबर क्या हो जाएगा, 4 इधर ले आइए तो 4/5 z के बराबर, तो y की जगह क्या रख दें, 4/5 z। तो y कैसे निकाला, इसको इसके बराबर करते हुए 4 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y बराबर क्या हो गया, 4/5 z, 4/5 z। अब ये 2x, x की वैल्यू आपको निकालना है, तो इसको इसके साथ कंपेयर करिए, x/3 बराबर z/5 के। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 यहाँ ले आए तो 3/5 इंटू z, तो 2 इंटू x की जगह क्या रखेंगे, 3/5 z, 3/5 z। अब z की वैल्यू निकालेंगे, बस इसी चीज को आपको निकालना था। फिर समझ लीजिए क्वेश्चन कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल थ्योरम पर बेस्ड है और आपको ये देखना है कि हाँ ये कैसे निकलेगा या किस तरह से। बिल्कुल देखिए देख करके ही समझ में आ रहा है कि हाँ आंसर कैसे निकलेगा, बहुत आसानी से। सिंपल थ्योरम, दो ये बाह्य कोण हमने बना लिया, ये भी बाह्य कोण है इस त्रिभुज का, ट्रायंगल का, इसको एक्सटेंड करने पर, इस ट्रायंगल के इसको एक्सटेंड करने पर बाह्य कोण सामने वाले दो कोणों के योग के बराबर, ये भी सामने वाले दो कोणों के योग के बराबर। ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, आमने सामने के कोणों का योग 180 होगा, तो x प्लस वाई बराबर x प्लस जेड बराबर 180 के। एक इक्वेशन मिल गया हमें x y z का। क्योंकि हमें आंसर z में निकालना है इसलिए y को भी z के पदों में और x को भी z के पदों में रख दिया। अब आंसर आप सॉल्व करेंगे z आ जाएगा। तो 5 एलसीएम ले लीजिए, तो ये क्या हो गया, 6z प्लस 4z प्लस 5z, ये 15z हो गया बराबर 180। तो 5 3 टाइम्स 360 टाइम्स, इसलिए z बराबर क्या आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है।
तो 3 2 6, 6z प्लस 4z और प्लस 5 एलसीएम लेंगे तो 5z ये हो जाएगा। तो 6 प्लस 4 प्लस 5 15 हो जाएगा, 15z बटे 5, 5 3 बार कट गया, 3 60 में यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो z बराबर 60 के हो जाएगा। तो इसलिए z की वैल्यू आपको निकालनी थी जो कि क्या हो जाएगी 60 डिग्री हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आप आसानी से जो है निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, दो असमान त्रिज्या वाले वृत्त एक दूसरे को बिंदु P पर अंतः स्पर्श करते हैं, अंदर से दोनों स्पर्श कर रहे हैं। यदि बिंदु O बड़े वृत्त का केंद्र हो और POQ PXY दो सरल रेखाएं हो, POQ और PXY दो सरल रेखाएं हो, तो QY का मान ज्ञात कीजिए जबकि OX बराबर 3K है। देखिए, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं ये आप बहुत आसानी से, इसका थ्योरम है, डायरेक्ट थ्योरम होता है जो कि जो है निकलता है। थ्योरम आप समझ लें, थ्योरम क्या है जिस पर ये बेस क्वेश्चन है। बेस क्वेश्चन ये है कि अगर हम एक लाइन खींचें जहां पर ये टच हो रहा है एक दूसरे से, और दूसरी लाइन अगर हम यहाँ कहीं पर भी खींच दें, ये भी दो वृत्तों को दो जगह कट करेगा, ये भी दो जगह कट करेगा। इनके मिलाने वाली रेखाएं हमेशा समानांतर बनती हैं, पैरेलल बनती हैं, और पैरेलल बनने की वजह से ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। क्यों सिमिलर हो जाएगा? क्योंकि ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाता है, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाता है, और ये वाला एंगल कॉमन है दोनों त्रिभुजों में। फिर समझ लीजिए, एक लाइन ये खींची गई, दूसरी लाइन ये खींची गई, तो P बिंदु से आपके ये खींची जा रही है, और P कौन सा बिंदु है जहां पर दोनों वृत्त एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो ये जो है आपके खींची गई, तो ये रेखा XY OX के हमेशा पैरेलल होगी, तो इसलिए ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप होगा। तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे और उसी आधार पर क्वेश्चन निकालेंगे। तो देखिए क्वेश्चन कैसे निकलता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये P पॉइंट है, यहां से एक रेखा खींची गई, एक रेखा ऐसे खींच दी गई। अभी हमने क्या बताया, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दीजिए, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दीजिए। कंस्ट्रक्शन करके आप चाहे देख लीजिए, बना करके देख लीजिए, अपने आप ये आपको ये पैरेलल मिलेगी। और ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप होता है, हमेशा सिमिलर होता है भाई, ये चीज ध्यान रखना है आपको। ये O है जो कि बड़े वाले वृत्त का केंद्र भी है, कह रहा है POQ, और XY ये है POQ और XY ये है। X इधर Y इधर है। अब यहां पर आपको देखा है कि OX की लेंथ दे रहा है 3 सेंटीमीटर, और QY का मान आपको निकालना है। QY ये निकालना है, OX की लेंथ 3 सेंटीमीटर दे रहा है। ये X है और ये Y है। OX की लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर है, और आपको निकालना क्या है, QY। देखिए बहुत आसान है, हमने आपको बताया ये एंगल इस एंगल बराबर करस्पॉन्डिंग F बन रहा है, ये एंगल इस एंगल के बराबर, तो ये जो है आपके बन रहा है, और ये कॉमन है, ये R है, ये R है, ये 3 सेंटीमीटर है, इसको निकालना है। तो जब आप कहेंगे कि ट्रायंगल PQY सिमिलर है ट्रायंगल POX के, तो आप कहेंगे PQ अपॉन PO बराबर QY अपॉन OX बराबर PY अपॉन PX। ये हो गया वैल्यू। अब देखिए ट्रायंगल PQY और POX, PQY और POX आपके समरूप है। ये सब लिखने की जरूरत भी नहीं है,
आपको अभी हम डायरेक्ट मेथड बताएंगे, अपने आप आपको आ जाएगा। आपको पता है कि इस त्रिभुज की तुलना में इस त्रिभुज की भुजा जितनी गुनी होगी उतनी ही गुना जो है वैल्यू निकल आएगी। तो देखिए डायरेक्ट चाहे निकाल लीजिए, ये लेंथ कितनी है r, ये कितनी है 2r, डबल हो गई। इस भुजा से ये भुजा डबल हो गई, इसलिए इस भुजा से ये भुजा डबल हो जाएगी, इसलिए इस भुजा से ये भुजा डबल हो जाएगी। इसलिए 3 सेंटीमीटर अगर ये है तो 6 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। समझ रहे हैं? दो समरूप त्रिभुज में क्या होता है कि जितने गुना एक भुजा होती है, तो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो PO इस छोटे वाले त्रिभुज की भुजा है और PQ इस बड़े वाले त्रिभुज की भुजा है। तो ये r लेंथ है, ये 2r लेंथ है। तो अगर इसकी तुलना में ये डबल हुआ है तो PX की तुलना में PY डबल होगा, OX की तुलना में QY डबल हो जाएगा। तो 3 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं लिखना है, ओरली ऐसे निकाल लीजिए। और अगर कैलकुलेट करके निकालेंगे तो ऐसे निकालिए। फिर PQ लेंथ कितना है 2r, PO ये है r जो दिया हुआ है, बराबर OX QY आपको निकालना है और OX दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। r कैंसिल कर दिया, 3 2 6, QY बराबर 6 सेंटीमीटर आ गया। देखिए ये आ गया 6 सेंटीमीटर। तो अगर 3 ये दिया हुआ है तो बस सिंपली आपको ये समझना है कि ये r है तो ये 2r हो गया, ये 3 है तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसलिए डायरेक्टली आप यहीं पर निकाल लें, आपको कुछ करने की जरूरत ना पड़े। तो यहीं से आप निकाल सकते हैं और फिर आंसर इसमें मार्क कर सकते हैं कि इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 है, निम्न चित्र में यदि DA इज परपेंडिकुलर टू AB हो तो अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या OP के बराबर होगी, O से P तक की वैल्यू। ये 90 दिया हुआ है, इसलिए जब इसको आप ज्वाइन करेंगे तो सब 90 हो जाएगा। इसको बड़ा डायग्राम बना लें। ये 90 है। देखिए इस डायग्राम में यहां से A B C D, पहले ये बना लें। A B C D ये है, इस पॉइंट पर ये स्पर्श रेखा है, इस पॉइंट पे ये स्पर्श रेखा है, इस पॉइंट पे ये स्पर्श रेखा है, इस पॉइंट पे ये स्पर्श रेखा है। O इसका केंद्र है, OP ये लंब है, यही R है। इसको ज्वाइन करेंगे, ये भी 90 ही रहेगा, ये 90 रहेगा, तो ये R है तो ये भी R हो जाएगा। यहां से यहां तक की वैल्यू ये R है और यही आपको निकालना है। इसमें जो लेंथ दी है CQ PSRQ PQRS, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये R पॉइंट है, ये S पॉइंट है।
पी क्यू आर एस। अब जो लेंथ दिया है उसको देख लीजिए, लेंथ जो है वो Q से C तक की 27 और C से B तक की 38, ये है 27 सेंटीमीटर, और C से लेकर के यहाँ तक ये है 38 सेंटीमीटर, और ये टोटल लेंथ ए बी जो है वो 25 है। ए बी लेंथ ए से लेकर के बी तक पूरा 25 सेंटीमीटर टोटल लेंथ ए बी। अब देखिए थ्योरम हम लोग ने पढ़ा था कि किसी बाह्य बिंदु से पी बिंदु से अगर हम स्पर्श रेखा डालते हैं ए और बी पॉइंट पे, तो पी ए बराबर पी बी की हो जाएगा, पी ए बराबर पी बी की हो जाएगा। वही चीज है कि सी क्यू सी आर बराबर है, तो अगर ये 27 है तो यहां से ये भी 27 हो जाएगा, यहां से यहां तक ये टोटल 38 है। ये अगर 27 हो गया तो B से R तक कितना हो जाएगा, क्योंकि B से R और B से S ये दोनों बराबर है, तो B से S, तो ये कितना हो जाएगा 38 माइनस 27, ये हो जाएगा 11, ये भी 11 हो जाएगा यहां से यहां तक। तो BS की लेंथ जो आ रही है वो क्या है, BR के बराबर है, जो कि कितना है 38 माइनस 27 दैट इज 11 सेंटीमीटर। और BS की लेंथ अगर 11 है और जबकि AB की लेंथ कितनी दिया 25, तो R की लेंथ AS निकल आएगा। AS जो कि R है, त्रिज्या है, वो कैसे निकलेगा, AB में से जो है SB माइनस कर दीजिए, तो AB 25 हुआ, इसमें से 11 सेंटीमीटर माइनस कर दिया तो ये 14 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई। यहां से यहां तक पूरा 25 है, ये 11 निकल आया, 25 में 11 निकाल दिए 14 हो जाएगा, तो इसलिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को निकाल लेते हैं कि जो है इसकी त्रिज्या कितनी होगी। बस कॉन्सेप्ट ये लगाना है कि बाह्य बिंदु से पड़ने वाले जो दो स्पर्श रेखाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। तो सी क्यू सी आर के बराबर है, तो ये 27 दिया तो ये भी 27 हो जाएगा, जबकि सी से बी तक की लेंथ 38 है, तो सी आर अगर 27 है तो बाकी बचा 11 जो है वो बी आर की वैल्यू हो जाएगी। बी आर और बी एस, क्योंकि बाह्य बिंदु बी से स्पर्श रेखा डाली गई है इसलिए बराबर है, तो 11 अगर ये है तो 11 ये भी हो गया। जबकि ए बी की लेंथ 25 दिया है, 25 में से 11 निकाल देंगे तो ये 14 हो जाएगा, और यही क्या है आपकी त्रिज्या है, रेडियस है, तो इसलिए आर की वैल्यू आपको निकालनी थी, तो जो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसलिए ये है 14 सेंटीमीटर। इससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये 90 है, ये 90 पे नहीं है। अगर ये 90 होता तब इसका आधा हो जाता, 25 का आधा 12.5, क्योंकि ये व्यास हो जाता, तब डायमीटर हो जाता, लेकिन ये 90 नहीं है, सिर्फ ये 90 है। तो इसलिए जब आप एंगल को यहां ध्यान रखें, ये 90 दिया है, ये 90 नहीं है, ये अगर 90 होता तो फिर ये व्यास हो जाता, डायमीटर हो जाता, अभी डायमीटर नहीं है, इसलिए आपको ये लेंथ निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये 90 दे देगा तो फिर तो कोई कैलकुलेशन करना ही नहीं है, ये पूरा व्यास हो गया। अब व्यास अगर हो गया तो पूरा 25 लेंथ हो गई इसकी, तो 25 लेंथ अगर हो गई तो व्यास की, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 12.5 हो जाएगी। बस इस क्वेश्चन में यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी समझने वाली। नेक्स्ट देखें कि किसी त्रिभुज ABC की भुजा BC को कोई वृत्त बाह्य स्पर्श करता है, यदि भुजा AB तथा AC को बढ़ा दिया जाए और भुजाएं वृत्त को क्रमशः QR पर स्पर्श करें तो त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। तो देखिए अगर थ्योरम आप निकालेंगे तो परिमाप क्या है, 2 इंटू AQ होगा, जो AQ की लेंथ दिया है उसका डबल कर दीजिए तो अपने आप आपका परिमाप निकल आएगा, कोई कैलकुलेशन नहीं करना, 30 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो देख लें, अब प्रूफ करके दिखा दे तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा।
ए बी सी पी क्यू आर पी क्यू आर। फिर इसमें देखिए थ्योरम क्या लग रहा है। थ्योरम लग रहा है कि किसी पी बिंदु से अगर हम दो स्पर्श रेखाएं बनाते हैं जो कि ए और बी है पॉइंट पे, तो पी ए पी बी के बराबर हो जाएगा, पी ए बराबर पी बी की हो जाएगा। कैसे? ए बिंदु से पहले ये स्पर्श रेखा बनी ए क्यू ए आर, तो ए क्यू ए आर, तो ए क्यू लेंथ जो है आप देखेंगे ए क्यू लेंथ जो है वो दी है 15 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ए आर भी क्या हो गई 15 सेंटीमीटर हो गई। अब देखिए ए क्यू की जगह हम क्या रख सकते हैं, ए बी प्लस बी क्यू, ए क्यू की जगह क्या रखेंगे ए बी प्लस बी क्यू, और ए आर की जगह क्या रखेंगे ए सी प्लस सी आर, ए सी प्लस सी आर बराबर 15 सेंटीमीटर। अब देखिए वाह्य बिंदु बी से बीपी और बी क्यू ये स्पर्श रेखाएं हैं, इसलिए बीपी बी क्यू के बराबर है। इस बी क्यू की जगह अगर हम बीपी रख दें और उसी तरह से सी बिंदु से जो स्पर्श रेखा यहां पे बनी है, तो सी आर की लेंथ सीपी की लेंथ के बराबर है। सी आर की जगह सीपी रख दें, सी आर की जगह सीपी रख दें, तो अब हो जाएगा ए बी प्लस बी क्यू, बी क्यू की लेंथ कितनी है बीपी, ये किसके बराबर है 15 सेंटीमीटर। और ए सी प्लस सीपी, ए सी प्लस सी आर की जगह क्या रख सकते हैं सीपी बराबर 15 सेंटीमीटर। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो देखिए ए बी ये लेंथ हो गई, ए सी ये लेंथ हो गई, और बीपी प्लस सीपी, बीपी प्लस सीपी बीसी हो गई। तो ए बी ए सी बी सी, ए बी ए सी और इन दोनों को मिलकर के बीसी हो गई, क्योंकि बीपी और बीसी दोनों मिलके सीपी मिलकर के बीसी हो जाएगी, और ये 15 प्लस 15 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही आपको निकालना था परिमाप पेरीमीटर। तो पेरीमीटर त्रिभुज का क्या होगा ए बी बी सी ए सी, और आसानी से आप निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, अगर ध्यान दीजिए आप तो 15 सेंटीमीटर ये है ए क्यू, 15 ये भी होगा। अब जो बी क्यू लेंथ है ये बीपी बन गई। अगर आप ए बी सी है, मान लीजिए बी पी से हमने इसको तोड़ दिया और बीपी को बढ़ा के ऐसे कर दिया, और ए बी सी में सीपी को यहां से तोड़ के ऐसे आगे बढ़ा दिया, तो इसको अगर हम यहां मोड़ दें और इसको हम यहां मोड़ दें तो अपने आप देखेंगे ए सी ए क्यू लेंथ जो है वो ए बी पी हो जाएगी, ए बी क्यू ए बी पी हो जाएगी। उसी तरह से ए सी आर ए सी पी हो जाएगी। तो ये भी 15 है, तो यहां से लेकर के यहां तक ये 15 हुई, और यहां से यहां तक ये लेंथ 15 हुई, तो 15-15 मिलकर के 30 हो जाएगा। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं, जो एक लेंथ दिया रहता है उसी का वही लेंथ ये हो जाती है, और इन्हीं दोनों का योग जो हो जाता है वही परिमाप बन जाता है, पेरीमीटर हो जाता है। तो इसलिए जो एक तरफ की लेंथ दी रहे उसको डबल कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा। तो आपका 15 सेंटीमीटर ए क्यू लेंथ दिया था, तो ये 15 है, जो कि ए बी प्लस बीपी हो जाएगी, ए बी प्लस बीपी हो जाएगी, और ये भी 15 हो गई, जो कि ए सी प्लस सीपी हो जाएगी। तो ए बी सी पूरा हो गया, तो 15 प्लस 15 30, डबल कर दीजिए खाली, तो पेरीमीटर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। इसलिए आंसर हो जाएगा सी। तो सी ऑप्शन से इस तरह से निकाल लेंगे। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट देखिए, चित्र में दो वृत्त एक दूसरे को P तथा Q बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। एंगल QAD जो है वो 80 डिग्री है और ADP, QAD 80 डिग्री है और ADP जो है 70 डिग्री है। BCP का मान निकालना है, BCP की वैल्यू, ये एंगल निकालना है। देखिए इजी है इसको निकालना, बस एक दो चीजों का बस ध्यान रखिए। थ्योरम देख ले पहले। थ्योरम क्या है? चक्रीय चतुर्भुज में ABCD, तो हमने आपको बताया चक्रीय चतुर्भुज है तो एंगल A प्लस एंगल C बराबर किसके होगा? 180 के होगा। और BD, एंगल B प्लस एंगल D, ये 180 के होगा। तो इसका मतलब ये एंगल दोनों मिल करके 180 है, 180। इसी तरह से ये एंगल मिल करके ये दोनों 180 है, एंगल का योग। इसी कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन पूरा बना दिया गया। अब देखिए ये क्वेश्चन जो बना हुआ है उसको देख लें। ये दो सर्कल्स हैं इस तरह से, इसको ज्वाइन करना है, इसको ज्वाइन करना है। ये है A, B, C, D, इसके कटिंग पॉइंट P और ये है Q। ये दिया है 70 डिग्री, ये दिया है 80 डिग्री और आपको निकालना है BCP, ये एंगल निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे? अगर हम BQ को ज्वाइन कर दें, ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया AQPD, ये एंगल कैसे निकलेगा? ये भी चक्रीय चतुर्भुज हो गया। ये एंगल कैसे निकलेगा? इस एंगल से। आमने सामने का कोण 180 होता है। और ये एंगल कैसे निकलेगा? इस एंगल से। और ये एंगल कैसे निकलेगा? इससे निकलेगा। तो इन दोनों का योग कितना है? 180। ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। 110 डिग्री ये हो गया। ये अगर 110 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? हो जाएगा 70। अगर 70 ये है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। बस डायरेक्ट थ्योरम लगा दीजिए। AQPC चक्रीय चतुर्भुज है, ये अगर 70 है तो ये कितना हो जाएगा? 180 में 70 निकाल दिए, 110 हो जाएगा ये एंगल। ये 110 है, ये स्ट्रेट लाइन है, 110 माइनस कर दीजिए तो ये 70 हो जाएगा। अब एंगल क्योंकि आपको ये निकालना है तो 70 ये है तो सामने वाला कोण कितना हो जाएगा? 180 माइनस 70 बराबर 110 के। तो इसलिए एंगल BCP पूछा था तो कितना आ जाएगा? 110 डिग्री। तो इसकी वैल्यू 110 डिग्री होगी। तो इस तरह से जो है आप क्वेश्चन को निकालते हैं। तो ये कुछ ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, आपका सिर्फ चक्रीय चतुर्भुज वाला कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, उसी को लगा करके डायरेक्ट आप आंसर को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए, PQR का कोण आपको निकालना है। एक थ्योरम आप जानते हैं, बहुत सिंपल थ्योरम, बहुत सारा जो है इसका उपयोग हम लोग कर चुके हैं और इस तरह का क्वेश्चन को आसानी से हम लोग इजीली निकाल लेते हैं। तो जो क्वेश्चन है इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे पहले ही देखें। बहुत बार ये क्वेश्चन मतलब थ्योरम यूज होता है कि अगर कोई जीवा है, जीवा से परिधि पर अगर हम कोण बनाते हैं थीटा, तो केंद्र पर बना कोण क्या हो जाता है? 2 थीटा, डबल हो जाता है, इससे डबल हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लगाया जा रहा है और इसको जो है आपके क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट से देखते हैं। ये है आपका
सर्कल अगर हम बनाएं, पी क्यू आर ये है, ये एंगल 80 है, ये एंगल 120 है, और आपको जो एंगल निकालना है पी क्यू आर, ये एंगल निकालना है। इसको अगर हम थीटा मान लें तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। क्यों? पी आर जीवा से केंद्र पर डाला गया कोण, ये केंद्र है, और परिधि पर डाला गया कोण का रिलेशन। अब चाहे तो ओरली निकाल लीजिए। ओरली कैसे निकालेंगे? 80 + 120 200 हो गया। 360 में से 200 माइनस करते हैं, 160 हो गया। ये 160 है, 160 अगर ये है तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 80 डिग्री आंसर हो गया। कोई पेन भी नहीं उठाने की जरूरत है, आसानी से आप बिना पेन यूज किए आप डायरेक्टली ओरली माइंड से कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी पॉइंट के चारों तरफ 360 डिग्री एंगल होता है। 80 ये, 120 ये, 200 हुआ, 360 में 200 निकाल दिए, 160 बचा, 160 एंगल ये हो गया। केंद्र पर अगर 160 डिग्री का कोण बन रहा है तो परिधि पर बनने वाला कोण कितना हो गया, 80 हो गया। इसलिए 80 आंसर होगा। या अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ये 80 है, ये 120 है, इसको हमने 2 थीटा इसलिए माना क्योंकि ये थीटा है, और थीटा ही आपको निकालना है, यही वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो इसको हम कैसे लिखें, 2 थीटा + 80 + 120 बराबर 360 की। 2 थीटा + 80 + 120 बराबर 360 के। इसलिए 2 थीटा बराबर हो जाएगा, ये 200 हो गया तो 200 माइनस कर दें उधर तो ये 160 बचेगा। इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा 80 डिग्री। इसलिए बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई आकृति में पीएस व्यास है, पीएस व्यास बताया गया है। बिंदु पी क्यू आर और टीएसआर संरेख है। संरेख मतलब कोलिनियर, एक स्ट्रेट लाइन में है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन में है। QTS का मान आपको निकालना है। QTS ये एंगल आपको निकालना है। पहले हम डायग्राम बना लें बड़ा करके। ये केंद्र से होकर के जा रहा है, ये कट किया और यहां से इसको आगे बढ़ा दें। PQRST PQRST ये दिया हुआ है। ये नहीं बना है, इसको हटा दें। ये है O। एंगल जो दिया गया है देखिए, ये 35 दिया गया है, ये 25 दिया गया है। ये 35 डिग्री दिया गया है और ये 25 डिग्री दिया गया है। आपको एंगल जो निकालना है QTS, इस एंगल को निकालना है। ये सारी चीजें सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, इतना बढ़ा चढ़ा करके डायग्राम ऐसा करके, जबकि कुछ नहीं है। सिंपल थ्योरम क्या लग रहा है, थ्योरम लग रहा है किसी जीवा से परिधि पर
चाहे जितने कोण बनाइए उन सभी कोणों का मान क्या होता है, समान होता है। ये एंगल आपको निकालना है, इसको पीछे खींचिए, देखिए किस जीवा से आया है, QS जीवा से आ रहा है, इस जीवा से आ रहा है, इस जीवा से ये भी कोण जा रहा है, इस जीवा से ये भी कोण आ रहा है, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। ये 35 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 35 डिग्री हो जाएगा। कोई कैलकुलेशन नहीं था, सिर्फ जो है आपके ये था जो एंगल निकालना था, QTS निकालना था। इसको अगर आप पीछे एक्सटेंड करेंगे तो QS जीवा से ये भी गया है, QS जीवा से ये भी गया है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज 35। ये एंगल बराबर है, ये भी 35 डिग्री हो जाएगा, इसलिए आंसर क्या बनेगा, डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक आयत ABCD में AB बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर, BC पर E कोई बिंदु ताकि BE 5 सेंटीमीटर हो, AE DC बढ़ाने पर F पर मिलता है, CF की लंबाई कितनी होगी। पहले छोटा डायग्राम बना लें, फिर बड़ा डायग्राम बनाते हैं। ABCD, क्योंकि AB की लेंथ बड़ी दी है इन कंपैरिजन टू BC, इसलिए AB ये वाला लेंथ या ये लेना पड़ेगा। AB ये है, BC है, BC पर E ऐसा बिंदु है कि BE 5 सेंटीमीटर होगा। E पॉइंट ले लिया। अब देखिए ये 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर होगा, ये 8 सेंटीमीटर है टोटल यहां से यहां तक, तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, जिसमें से ये 5 कह रहा है, 5 है तो ये कितना हो जाएगा, 3। तो ये जो है आपकी वैल्यू इस तरह से आप निकाल सकते हैं। यहां से यहां तक ये 5 दिया हुआ है और ये 3 दिया है, 8। ये E पॉइंट है, E ऐसा पॉइंट है। AE तथा DC बढ़ाने पर, AE और DC बढ़ाने पर F पर मिलता है, AE और DC बढ़ाने पर F पर मिलता है, ये F पर मिल रहा है। CF की लंबाई निकालना है, ये आपको कैलकुलेट करना है कितना होगा, CF की लेंथ कितनी होगी। देखिए आसानी से आप निकाल सकते हैं, बहुत इजी है इसको निकालना। इजी कैसे जो है, इसको अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इजीली देखिए कैसे सॉल्व होगा। सिर्फ जो है आपके एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल पे, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के समरूप है। डायरेक्टली अगर आप निकालना चाहेंगे तो तुरंत निकल आएगा, डायरेक्टली बाद में निकालेंगे, पहले हम लोग जो है इसको सॉल्व करके देख लें। A है, B है, C है, D है, E को यहाँ पॉइंट ले लिया गया है, AE को मिला के आगे बढ़ा दिया गया है और इसको बढ़ा दिया गया है, ये F पर मिल रहा है। ये लेंथ 3 है, ये 5 है, ये टोटल 8 है, ये 12 है, तो ये भी 12 हो जाएगा। CF की लेंथ X मान लीजिए, ये पूछ रहा है। तो आप जान रहे हैं कि ये ट्रायंगल और ये समरूप है, क्यों? क्योंकि ये 90 है, ये भी 90 है, ये एंगल कॉमन है, इस ट्रायंगल में भी है, इस ट्रायंगल में भी है। जब दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण भी बराबर होगा, या फिर ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर ये आयत है तो F का फॉर्मेशन हो रहा है, ये एंगल इस एंगल के बराबर, तो ADF ECF के समरूप है, ADF समरूप है ट्रायंगल ECF के। तो चाहे तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए
कि AF EF का जो रेशियो होगा वही DF CF का रेशियो होगा, वही AB AD और EC का रेशियो होगा। अच्छा यहां से देख लीजिए AD EC का रेशियो, AD EC का रेशियो, DF CF का रेशियो, DF CF का रेशियो और AF EF का रेशियो, AF EF का रेशियो। इसमें देखिए हम क्या यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें CF निकालना है तो CF ये तो हमें ये तो यूज होगा ही होगा। इसके साथ साथ हम लोग जो यूज कर सकते हैं, जो वैल्यू पता है वो AD और CE, AD और CE, ये इसको यूज कर लीजिए। तो AD की जगह आप क्या रख सकते हैं, AD की जगह 8, EC की जगह, EC की लेंथ कितनी है 3 बराबर DF की जगह क्या रखेंगे 12 प्लस x, 12 प्लस x, ये DF हो गया। और CF की जगह क्या रखेंगे x। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसी से वैल्यू आ जाएगी। तो 8x बराबर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 36 प्लस 3x, x इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 5x बराबर 36 के, इसलिए x बराबर 36/5 दैट इज 7.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसलिए CF की लेंथ कितनी है 7.2 सेंटीमीटर है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि 7.2 सेंटीमीटर इसका ये आंसर हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इसका और इसका रिलेशन जो है आपको देख लेना है। अब इसमें देखिए जो ट्रायंगल है, अगर हम डायरेक्ट निकालना चाहें तो डायरेक्ट अगर निकालना चाहेंगे तो इसका DF का रिलेशन अगर हम इसको x मान लें तो 12 प्लस x और x का जो रिलेशन होगा वही 8 और 3 का रिलेशन हो जाएगा। तो 12 प्लस x, इसका मतलब DF और CF का जो अनुपात है वही अनुपात AD और EC का हो जाएगा, AD और EC का हो जाएगा। भाई इतना लिखिए। आगे जो हमने सॉल्व करके दिखाया वो सिर्फ सॉल्यूशन आपका इस तरह से है कि क्लियर हो रहा है, आपको डायरेक्ट खाली इसी से लिख देना है। तो ये हो गया 12 प्लस x, CF हो गया x, AD हो गया 8, ये हो गया 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो 36 प्लस 3x बराबर 8x के, इसलिए 3 उधर ले जाइए तो 5x बराबर 36 के, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 7.2 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये इस तरह से हम लोग आंसर को निकाल लेते हैं। तो बस थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। अगर आप क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर ले जाते हैं तो बहुत आसानी से क्वेश्चन जो है आपके ये सब निकल आते हैं। तो इन सब चीज़ों में क्या करना होता है कि बस आपको जो है एक बार जो है आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ आपको ये देखना होता है कि हाँ थ्योरम कौन से लग रहे हैं। थ्योरम अगर आपने पकड़ लिया तो ये सब क्वेश्चन करने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत आसानी से बहुत ईजिली आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं।